हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12th की हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ईंटें मन की ओर अस्थियां। इस चैप्टर की दो वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये इसका तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर मोहरें, लिपि और बाट। आज का टॉपिक है मोहरे, लिपि और बाट। मोहरे कैसी थी, कैसे बनती थी, क्या उन पर चित्र थे, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पहले की वीडियोज में जिक्र कर चुके हैं। अभी हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपको पहले वाला वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है, आप वहां पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले मोहरों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मोहरों की बात करें दोस्तों, सबसे पहले मोहरे कैसे बनाई जाती थी। तो मोहरे मुख्य रूप से सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी होती थी। वैसे तो काली मिट्टी और धातु से भी बनाई जाती थी। धातु में ये लोग प्रयोग करते थे तांबा और कांसा, दो धातुओं का प्रयोग होता था। काली मिट्टी का प्रयोग होता था, लेकिन मुख्य रूप से जो मोहरे बनाई जाती थी वो बनाई जाती थी सेलखड़ी नामक पत्थर से। ये हम फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताए थे। सेलखड़ी नामक पत्थर से ही क्यों बनाई जाती थी, क्योंकि ये जो पत्थर होता है ये नरम पत्थर होता है, जिसको तराशने में काफी आसानी होती है। इजीली उसको मोल्ड किया जा सकता है और फिर इसको तराश कर आग में पकाकर तैयार किया जाता था। समझ में आया दोस्तों। तो मोहरे कैसे बनाई जाती थी। मोहरे मुख्य रूप से सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। इसके अलावा काली मिट्टी और धातु का भी प्रयोग करते थे। धातु में मैंने जैसे आपको बताया कांसा और तांबा, दो धातुओं का प्रयोग किया जाता था। जैसा फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, इनके ऊपर चित्र कौन कौन से पाए गए हैं। चित्र कौन से पाए गए हैं, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कि मोहरे जो हैं वो दो प्रकार की होती थी, एक आयताकार और एक वर्गाकार। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जैसे एक आयताकार जिसका शेप कुछ ऐसा होता है, और वर्गाकार यानी कि जिसकी सारी लाइंस बराबर होती हैं, ऐसा होता है। तो आयताकार जो शेप होती थी उस पर कुछ चित्र बने होते थे। ठीक है दोस्तों। और जो वर्गाकार होता था उस पर चित्र भी बने होते थे और कुछ लिखा भी हुआ था। लिखा क्या था उसको तो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, लेकिन चित्र की बात करें तो अनेक जानवरों के उस पर चित्र होते थे। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पर लिखा है एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला गैंडा भी होता है। ठीक है, कुबड़ वाला बैल, उसका भी चित्र मिला है। एक सींग वाले जानवर का भी चित्र मिला है। पशुपतिनाथ का चित्र मिला है। हाथी, वृषभ, मोर, ऐसे अनेक जानवरों के चित्र मोहरों पर मिले हैं। लेकिन विशेष रूप से अगर देखें तो सबसे ज्यादा चित्र कौन से जानवर का पाया गया है। कौन से जानवर का पाया गया है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा चित्र कौन से जानवर का पाया गया है, मछली का पाया गया है दोस्तों। मोहरों पर सबसे ज्यादा चित्र कौन से जानवर का पाया गया है, मछली का। ठीक है दोस्तों। तो हमने पढ़ा मोहरों के बारे में। मोहरे मुख्य रूप से सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी होती थी, क्योंकि यह पत्थर नरम होता था, जिसको तराशना आसान था। बाद में इसको पकाकर तैयार कर लिया जाता था। ठीक है दोस्तों। मोहरों पर अनेक जानवरों के चित्र होते थे, लेकिन मुख्य रूप से मछली का चित्र उस पर पाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोहरों का प्रयोग। अब मोहरों का प्रयोग कहाँ किया जाता था दोस्तों। मोहरों का प्रयोग कहाँ किया जाता था, क्यों बनाई गई, क्या यूज था इनका। तो देखें, इनका प्रयोग व्यापार में वस्तुओं को पहचानने या स्वामित्व चिन्हित करने के लिए किया जाता था। अब इसको समझेंगे, वस्तुओं को पहचानना और स्वामित्व को चिन्हित करना। जैसे कि सपोज करिए आप कोई सामान मार्केट से मंगाते हैं, आजकल ऑनलाइन का जमाना है। तो कोई सामान आप मंगाते हैं तो उस पर सील लगी होती है, स्टैंप लगी होती है, मोहर लगी होती है, और उस पर एक लाइन भी लिखी होती है, अगर आपने पढ़ा हो तो, कि डोंट एक्सेप्ट दिस पार्सल इफ द सील इज ब्रोकन। अगर सील टूटी हुई है, अगर ये स्टैंप के साथ कुछ छेड़छाड़ है, मोहर के साथ छेड़छाड़ है, तो आप इसको ना खरीदें। ठीक है। तो व्यापार करने के लिए जब दूर दराज कोई सामान भेजना होता था तो उसको पैक कर कर उस पर स्टैंप लगा दी जाती थी, ताकि जब वहां पर वो सामान पहुंचे तो वो जैसी स्टैंप लगाई गई थी वैसी ही अवस्था में अगर मिली है तो मतलब सामान से छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये प्रयोग उस समय भी हो रहा था और आज भी इस चीज का प्रयोग हो रहा है दोस्तों। ठीक है।
चलिए। और स्वामित्व का चिन्हित करना, इससे क्या मतलब है? इससे पता चलता है कि कौन सी कंपनी ने भेजा है या किस व्यक्ति ने भेजा है। जैसे हम स्टैंप साइन कराते हैं ना किसी से, तो स्टैंप लगी होती है तो मालूम पड़ता है किस कंपनी की स्टैंप है, कहाँ से आया, किस ब्रांड का ये आइटम है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मोहरों के बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, उसको किसी ने अभी तक पढ़ा नहीं है दोस्तों। वो लिपि कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मैं बात करूं तो लिपि भाव चित्रात्मक थी, लिखी हुई नहीं थी, कुछ चित्रों के द्वारा लेखन था, वो अक्षर नहीं थे जैसा हम आजकल पढ़ते हैं दोस्तों। तो कैसी लिपि थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी और ये लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं कुछ चीज लिखना इधर से इधर, ऐसे। लेकिन ये जो लिपि थी ये होती थी यहाँ राइट से शुरू और लेफ्ट की ओर जाती थी। ठीक है दोस्तों? और इसमें अगर एक से ज्यादा लाइन हो जाए तो जहां पर ये खत्म हो गई वहीं से शुरू हो जाती थी, ऐसे ऐसे। जहां से शुरू वहीं से खत्म। पहले शुरू होती थी राइट से लेफ्ट की ओर जाएगी, फिर वहीं से लेफ्ट से राइट की ओर जाएगी, फिर राइट से लेफ्ट की ओर, ऐसा होता था। लाइक ये सर्पिलाकार थी, सांप के जैसी थी। और ये जो इसका लेफ्ट राइट होना है ये कहलाता है क्या? बुस्त्रोफेदन। क्या कहलाता है? बुस्त्रोफेदन दोस्तों। तो कैसे लिपि थी? भाव चित्रात्मक, जो राइट से लेफ्ट की ओर यानी कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट। इस लिपि में दोस्तों 350 से 400 चिन्ह हैं। यानी कि इसके अल्फाबेट्स की बात करें तो कितने अक्षर हैं इसमें? 350 से 400, ये लगभग एक अंदाजा है दोस्तों। इस लिपि का सबसे लंबा अभिलेख मिला है धोलावीरा से। इस लिपि का सबसे लंबा अभिलेख कहाँ से मिला है दोस्तों? धोलावीरा से, जिसमें लगभग 25 चिन्ह हैं। कितने चिन्ह हैं? 25 चिन्ह हैं। तो लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसको बुस्त्रोफेदन भी कहते हैं। इसमें लगभग 350 से 400 चिन्ह हैं। सबसे लंबा अभिलेख जो कि 25 चिन्हों का है मिला है कहाँ से? धोलावीरा से दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बांट के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। बांट कैसे थे, क्यों थे, किस लिए इनका प्रयोग था? तो हड़प्पा सभ्यता के जो बांट थे वो चर्ट नामक एक पत्थर से बनाए जाते थे। जैसे मोहरों की बात करें, कौन से पत्थर से बनती थी? सेलखड़ी नामक पत्थर से बनती थी। ठीक है दोस्तों। तो बाट की बात करें तो कौन से पत्थर से बनती थी? चर्ट नामक एक पत्थर से बनती थी। इनके ऊपर कोई भी निशान या चित्र नहीं था दोस्तों। जैसे मोहरों पर लिखा भी हुआ था और चित्र भी थे। लिखा क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन चित्र अनेक जानवरों के थे। मुख्य रूप से मछली का चित्र देखा गया। बाट पर लेकिन कोई भी चित्र नहीं था दोस्तों। इनके साइज की बात करें तो ये घनाकार होते थे। ठीक है दोस्तों, क्यूबिकल। ठीक है, आगे बढ़ते। इनका प्रयोग किस लिए किया जाता था दोस्तों? तो बाटों का प्रयोग मनकों और आभूषणों को तोलने के लिए प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में जो बाट है वो गुणज के रूप में पाए गए हैं। गुणज क्या होता है दोस्तों? लाइक हमने मैथ में पढ़ा होगा अपने, एक उसका डबल दो, उसका डबल चार, उसका डबल आठ, उसका डबल 16, ये होता है गुण। ऐसे जैसे 1 किलो का, फिर उसका डबल कर देंगे 2 किलो का, फिर उसका डबल 4 किलो का। ऐसे हड़प्पा सभ्यता में जो बाट है वो गुणज के रूप में पाए गए। तो बाट कौन से पत्थर के बने होते थे? चर्ट के। इनके ऊपर कोई भी निशान नहीं था। आकृति की बात करें इनकी तो घनाकार होते थे। प्रयोग मनकों और आभूषणों को तोलने के लिए प्रयोग किया जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक टॉपिक आता है दोस्तों, प्रासाद और शासक। अब प्रासाद क्या है और शासक क्या है, ये हम आज पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, देखते हैं क्या है प्रासाद और शासक। प्रासाद की बात करें दोस्तों तो प्रासाद का मतलब एक महल, एक भवन। महल होता है मेनली, भवन एक ही बात है। तो मोहनजोदड़ो से एक विशाल भवन मिला है जो 20 खंभों पर टिका हुआ है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से एक महल मिला है जो 20 खंभों पर टिका हुआ है। तो इसलिए अंदाजा लगा रहे हैं कि महल मिला है तो कोई राजा का ही होगा। लेकिन इस महल से कोई भी विलासिता की वस्तु नहीं मिली है। विलासिता का इससे क्या मतलब है? लाइक कोई लग्जरियस चीज, लाइक राजा है तो उसके पास कुछ महंगी आइटम्स होंगी, गहने, आभूषण। आज के दौर की बात करें, कोई महंगी गाड़ी, महंगा बंगला, कोई भी महंगी चीज,
ऐसा वहां से नहीं मिला है जिससे हमें पता चले कि एक राजा का घर है। एक बड़ा घर मिला है लेकिन उसमें कोई ऐसी महंगी वस्तु नहीं मिली है जिससे अंदाजा लगा सके यहाँ पर कोई राजा रहता था। ठीक है। अब बात करते हैं शासक पुरोहित। शासक पुरोहित एक ही बात है, राजा जिसको हम कहें। अब हड़प्पा सभ्यता में एक बड़ी मूर्ति मिली है, पत्थर की एक विशाल मूर्ति मिली है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये मूर्ति यहाँ के राजा की है। तो कुछ पुरातत्व वैज्ञानिकों का ये कहना है कि नहीं, यहाँ पर कोई भी राजा नहीं था। यहाँ पर सब लोग आपस में एक ही स्तर के थे, मिलजुल कर रहते थे। उनके ऊपर कोई राज नहीं करता था। बल्कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जितने भी नगर थे, जैसे लोथल, धोलावीर, सनहुद्रो, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, जितने भी नगर यहाँ पर थे, सब नगरों में अलग अलग राजा होते थे। अलग अलग वैज्ञानिकों के, पुरातत्व वैज्ञानिक, अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग विचार हैं इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक लाइन लिखी है आपकी किताब में, मातृ देवी। अब ये मातृ देवी क्या है? हड़प्पा सभ्यता में एक देवी की मूर्ति मिली है जो कि आभूषणों से लदी हुई है। यानी उस मूर्ति पर देखा जा सकता है साक्षात कि बहुत सारे आभूषण, उसने गहने उसने पहने हुए हैं। ये मूर्ति दर्शाती है क्या? कि ये जो सभ्यता थी, ये मातृ सत्तात्मक थी। यानी यहाँ पर माताओं का राज था, महिलाओं का राज था, महिलाएं शासन करती थी, महिलाओं को रिस्पेक्ट देते थे लोग, महिलाओं को काफी पूजते थे, ये कह सकते हैं। मातृ सत्तात्मक यानी माता की सत्ता। आज का जो हम देखते हैं हमारा देश है वो पुरुष प्रधान देश है, लेकिन ये खाली एक बात कहने में आती है। ठीक है, आजकल सभी बराबर से देश को विकसित करने में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। ये जो मूर्ति मिली है, इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का अंत, इसका अंत कैसे हुआ था? अंत की बात करें दोस्तों तो अनेक वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है, अनेकों पुरातत्वविदों ने इसकी खोज की, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने संशोधनों से बताया कि क्या क्या कारण रहे इसके अंत के। तो कुछ लोगों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन हुआ जिसके कारण ये हड़प्पा सभ्यता विलुप्त हो गई। कुछ का कहना है वनों की कटाई के कारण, कुछ का कहना है बाढ़ आ गई, कुछ का कहना है नदियों का सूख जाना या उनका मार्ग बदल लेना। तो बात करते हैं जलवायु परिवर्तन से क्या मतलब है। जलवायु परिवर्तन से मतलब अचानक मौसम का चेंज हो जाना। मान लीजिए किसी क्षेत्र के लोग किसी एक मुख्य या एक पर्टिकुलर किसी मौसम से फेमिलियर हो चुके हैं, अचानक वहां पर कोई गर्मी में रह रहा है लगातार एक लंबे समय से, और अचानक वहां पर ठंड हो जाए एक लंबे समय के लिए, तो उनका जो शरीर होगा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ये कारण हो सकता है, इसलिए वहां के लोग खत्म हो गए। वनों की कटाई, अभी वो लोग वनों की कटाई से ज्यादा प्रभावित हुए होंगे अगर ये कारण है तो, क्योंकि वो लोग तो, उनका तो जीवन ही वनों पर आधारित था, खाना पीना सब वहीं जंगल से ही, वनस्पति, पेड़ पौधे उन्हीं पर आधारित था। वन ही काट दिए तो उनका जीवन संभव नहीं है। तो ये कारण हो सकता है सब। अत्यधिक बाढ़ आ जाना, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई जिसमें सब कुछ बह गया, सब डूब के मर गए, ये भी कारण हो सकता है। नदियों का सूखना या मार्ग बदल लेना, ये भी कहना है। अब नदियां, पानी तो बहुत जरूरी है जीवन के लिए, व्यापार के लिए भी जरूरी था उनके लिए पानी, लाइक, ठीक है। तो नदियों का सूख जाना या मार्ग बदलना, बदल लेना भी इस सभ्यता के अंत का एक मुख्य कारण हो सकता है दोस्तों। तो ये था हमारा पहला चैप्टर फर्स्ट बुक का, जिसमें हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा। थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूँ। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, किसने की? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसके नेतृत्व में दोस्तों? किसके नेतृत्व में खोज हुई थी? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? फिर हमने पढ़ा मोहनजोदड़ो के बारे में, उसकी खोज कब हुई? 1922 में। किसने की? रखाल दास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है दोस्तों? मृतकों का टीला। फिर हमने पढ़ा मोहरे, बाट, मनके, अनेक चीजों के बारे में हमने इस चैप्टर को पढ़ा। तो इस चैप्टर को आज हम
यहाँ पर खत्म करते हुए अपने वीडियो को खत्म करते हैं। आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक देखते रहिए। धन्यवाद।